हेलो। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो अक्सर बहुत उलझी हुई सी लगती है। जी हाँ, डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया। आज हम तकनीक और अर्थशास्त्र के एक बहुत ही दिलचस्प संगम को डिकोड करने वाले हैं। इस पूरे विषय की जड़ तक जाने के लिए हम इसके पीछे के विज्ञान और इतिहास को बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचने वाली बात है, क्या कोई 100 साल पुरानी छिपकर चलने वाली अंडरग्राउंड व्यवस्था आज के इस हाईटेक क्रिप्टो करेंसी के फंडे को समझा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन सच तो यह है कि यही समानता पूरी क्रिप्टो दुनिया को समझने की सबसे मजबूत नींव है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी एक दिलचस्प विचार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो भाग 1, केंद्रीकृत बैंकिंग प्रणाली। अब देखें, किसी भी नई व्यवस्था को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मौजूदा बैंकिंग सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। हमारा ये पारंपरिक सिस्टम पूरी तरह से केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड है। इसकी सबसे बड़ी खासियत या कहें खामी ये है कि यहाँ हर एक पैसे पर पैनी नजर रखी जाती है। इनकम टैक्स विभाग हर बड़ी हलचल को ट्रैक करता है। देश के अंदर पैसा भेजना हो तो IFSC कोड चाहिए और बाहर भेजना हो तो स्विफ्ट कोड। एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं अमेरिका से भारत में 50 लाख रुपए मंगवाने हैं, तो वो पैसा सीधे अकाउंट में नहीं गिरता, वो कई एजेंसियों की नजरों से होकर गुजरता है और बड़े अमाउंट का अलर्ट सिस्टम में अपने आप ट्रिगर हो जाता है। और इस भारी ट्रैकिंग का असली नतीजा क्या होता है? मतलब अगर किसी खाते में अचानक से कोई बड़ी रकम आ जाए तो तुरंत अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। फिर बैंक मैनेजर के कैबिन में चाय पर बैठकर लंबी चौड़ी पूछताछ शुरू हो जाती है कि आखिर ये पैसा आया कहां से। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके, लेकिन कई बार ये आम इंसान के लिए भी बड़ा सरदर्द बन जाता है। यहीं से शुरुआत होती है भाग 2 की, हवाला अंडरग्राउंड बाईपास। जब बैंकों की ये निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो इससे बचने के लिए एक 100 साल पुराना अंडरग्राउंड बाजार इस्तेमाल होने लगा। इसे हवाला या हुंडी कहते हैं। आइए देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए पटना से दिल्ली भेजने हैं, वो भी बिना बैंक के। इसमें होता यह है कि पटना में किसी लोकल हवाला एजेंट को 10 लाख नकद और थोड़ा कमीशन दे दिया जाता है। वो एजेंट दिल्ली में अपने साथी को मैसेज से एक सीक्रेट कोड भेजता है। फिर दिल्ली वाला व्यक्ति बस आनंद विहार स्टेशन जैसी किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पे जाता है, वो कोड बताता है और उसे उसके 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, बिल्कुल जादू की तरह। कोई बैंक नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि ये अंडरग्राउंड नेटवर्क असल में पहचान को वेरीफाई कैसे करता है। पुराने जमाने में तो विश्वास बनाने के लिए एक नोट को बीच से फाड़ देते थे, आधा एक के पास आधा दूसरे के पास। जब दोनों टुकड़े जुड़ते तभी पैसा दिया जाता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज के आधुनिक दौर में मोबाइल से नोट की फोटो खींचकर या सिर्फ फोन नंबर का मिलान करके ही ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन सच कहूं तो इस छिपे हुए बाजार की अपनी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। पहली बात, इसमें लोगों को शारीरिक रूप से इधर उधर जाना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। दूसरा, पुलिस के छापों का खतरा हमेशा बना रहता है। और सबसे बड़ा रिस्क है धोखे का। अगर एजेंट वो 10 लाख लेकर भाग जाए तो पुलिस के पास तो जा नहीं सकते, है ना? ऐतिहासिक रूप से देखें तो दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा घुमाने के लिए इसी सिस्टम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। भाग 3, बिटकॉइन, डिजिटल हवाला। जरा सोचिए, अगर हवाला बाजार की इस पूरी प्रक्रिया को उठाकर इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया जाए तो बस यहीं से जन्म होता है बिटकॉइन का। आधुनिक तकनीक ने उस पुरानी कमियों वाली व्यवस्था को एक अभेद्य डिजिटल किले में बदल दिया। ये एक पूरी तरह से विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। इसे सतोशी नाकामोटो नाम के किसी रहस्यमयी व्यक्ति या समूह ने बनाया। कमाल की बात यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि ये सतोशी आखिर है कौन। और सबसे बड़ी बात, ये RBI या किसी भी सरकार के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। अगर पुरानी और इस नई व्यवस्था को आमने सामने रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ हमारा पुराना बैंक है जिसे ट्रैक किया जा रहा है और जो बिचौलियों पर टिका है। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी है जो बिचौलियों का खेल ही खत्म कर देती है। यहाँ कोई स्विफ्ट कोड नहीं चाहिए, सीधे एक इंसान के डिजिटल वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में पैसा पहुंचता है, चाहे वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो।
लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई बिचौलिया नहीं है तो फ्रॉड से कैसे बचेंगे? हवाला वाले एजेंट की तरह कोई पैसा लेके भाग गया तो? यहीं पर माइनिंग का फंडा काम आता है। क्रिप्टो की दुनिया में लेन देन को वेरीफाई करने का काम दुनिया भर में फैले लाखों कंप्यूटर मिलकर करते हैं। जब भी कोई ट्रांसफर होता है तो वो पूरी दुनिया के कंप्यूटरों के बही खाते यानी लेजर में दर्ज हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें हेराफेरी करना या एक पैसे की भी चोरी करना बिल्कुल नामुमकिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, गुमनामी, अपराध और प्रतिबंध। देखिए, ये सिस्टम जितना सुरक्षित और गुमनाम है, इसके खतरे भी उतने ही डरावने हैं। इस विकेंद्रीकृत प्रणाली का सबसे कड़वा सच ये है कि यहाँ कस्टमर केयर का कोई नंबर नहीं होता। अगर गलती से पैसा किसी गलत एड्रेस पर चला गया तो वो हमेशा के लिए खत्म। कोई बैंक मैनेजर उसे वापस नहीं ला सकता। अगर कोई अपने डिजिटल वॉलेट का पासवर्ड भूल जाए तो अरबों रुपए बस यूं ही पड़े रह जाते हैं, किसी काम के नहीं। और सबसे खतरनाक बात, इसको ट्रैक न कर पाने की खूबी ने ही इसे डार्क वेब पर अवैध कामों के लिए सबसे पसंदीदा मुद्रा बना दिया है। आजकल के डिजिटल दुनिया में इसका सबसे आम और खौफनाक उदाहरण रैंसमवेयर के रूप में देखा जा सकता है। जब हैकर्स बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों को हैक करते हैं तो वो फिरौती मांगने के लिए कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं देते, वे एक गुमनाम बिटकॉइन क्यूआर कोड भेजते हैं। वो पैसा कहाँ गया, किस तक पहुंचा, इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए इतिहास का ये किस्सा एकदम सटीक बैठता है। 80 के दशक में राजीव गांधी और वीपी सिंह के दौर में लोटस 848 नाम के एक स्विस बैंक खाते ने बहुत सुर्खियां बटोरी थीं। स्विस बैंक खातों में नाम नहीं होता, सिर्फ एक कोड होता है जिससे असली मालिक की पहचान छिपी रहती है। दिलचस्प बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट भी बिल्कुल इसी तर्ज पर काम करते हैं, नाम की जगह बस एक गुमनाम कोड। और पता है, ये गुमनामी सिर्फ कुछ चुनिंदा हैकर्स तक सीमित नहीं है। बड़े भू राजनीतिक स्तर पर देखें तो जब रूस जैसे देशों पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंध लगे तो उन्होंने भी इसी तकनीक का सहारा लिया। अमेरिकी डॉलर के सिस्टम को दरकिनार करने और अपना वैश्विक व्यापार चालू रखने के लिए बिटकॉइन जैसी मुद्राओं का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया। ये साफ दिखाता है कि ये नेटवर्क शक्तिशाली देशों के सेंट्रलाइज सिस्टम को कितनी आसानी से चुनौती दे सकता है। अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, सरकारी नियम और कर। जाहिर सी बात है, दुनिया भर की सरकारें इस अनियंत्रित पावर को ऐसे ही तो खुला नहीं छोड़ सकती। जब उन्हें यह समझ आ गया कि इस अनाम नेटवर्क को पूरी तरह से ट्रैक करना या बैन करना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने एक बहुत ही सीधा और असरदार रास्ता निकाला। उन्होंने इस पर एक भारी भरकम टैक्स लगा दिया। क्रिप्टो की कमाई पर बिछाए गए इस टैक्स नेट के गणित को समझना बहुत जरूरी है। सीधे सीधे 30% का फ्लैट टैक्स और ऊपर से हर लेन देन पर 1% का TDS। मान लेते हैं किसी ने सस्ते में क्रिप्टो खरीदा और आज वो डबल हो गया। अब अगर उस मुनाफे से कोई जमीन या बड़ी संपत्ति खरीदनी है तो उस पैसे को काले धन की कैटेगरी से बचाने के लिए इस भारी टैक्स के चंगुल से गुजरना ही पड़ेगा। सरकार शायद ये ना जान पाए कि किसके वॉलेट में कितना क्रिप्टो है, लेकिन जैसे ही उसे सामान्य रुपयों में बदला जाएगा, टैक्स का मीटर तुरंत चालू हो जाएगा। अब टैक्स तो लग गया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी फर्क समझना जरूरी है। हमारा रुपया एक लीगल टेंडर है। इसका मतलब यह है कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति रुपयों में पेमेंट लेने से कानूनी तौर पर मना नहीं कर सकता। लेकिन क्रिप्टो के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लीगल टेंडर नहीं है। कोई भी इंसान किसी को बिटकॉइन में पेमेंट ऑफर कर सकता है, लेकिन सामने वाला उसे लेने से साफ इनकार कर सकता है और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जाना बनता है। एक तरफ वो सदियों पुराना हवाला बाजार है और दूसरी तरफ उसी का ये बिल्कुल अचूक, अभेद्य डिजिटल अवतार। तो क्या भविष्य में हमारी एक केंद्रीकृत सरकारें कभी भी इस डिजिटल आज़ादी को सच में कंट्रोल कर पाएंगी, या फिर उनका काम हमेशा के लिए सिर्फ इस पर टैक्स वसूलने तक ही सिमट कर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय की पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।